गरीबी के आगे वह बेबस नजर आया था। फिर भी वह दो वक्त की रोटी न कमा पाया। फिर एक रोज हुआ चमत्कार इस धरती पर, बनकर मसीहा खुदा धरती पर उतर आया। एक दिन एक लड़का एक नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाता है और उस नाई से अपने बाल काटने के लिए कहता है, लेकिन वो नाई उसको बाल काटने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वह लड़का नीची जात यानी कि दलित समाज का होता है। वही लड़का एक बार अपने भाई के साथ सतारा से कोरेगांव अपने पिताजी से मिलने के लिए जाता है। जब वह दोनों बच्चे कोरेगांव रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उनके पिताजी उन्हें लेने के लिए नहीं आए हुए थे और यह देखकर दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। हालांकि अपने आने की इन्फॉर्मेशन पहले ही उन्होंने पिताजी को एक खत के माध्यम से दे दी थी, लेकिन किसी कारणवश वह वहीं पर नहीं आ पाते। दोनों मासूम बच्चे काफी देर तक रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते हैं और कुछ देर बाद कोरेगांव रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर होता है उसकी नज़र इन दोनों मासूम बच्चों पर पड़ती है। पास जाकर पूछने पर पूरा मामला पता चलता है। इसके बाद कोरेगांव रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर इन्हें एक बैलगाड़ी में बिठा देता है जो कि कोरेगांव जा रही है। दोनों मासूम बच्चे उस बैलगाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर तक जाते हैं और उसके बाद उन्हें बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह दोनों मासूम बच्चे दलित समाज के होते हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडिया में पहले जात पात का कितना प्रभाव था कि छोटी जात के लोगों को लोग अपने पास बिठाना भी उचित नहीं समझते थे। आप यकीन नहीं करोगे, उन दोनों मासूम बच्चों से 2 गुना किराया वसूल किया जाता है, लेकिन उन्हें बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है। बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलकर कोरेगांव तक छोड़ा जाता है। दोनों मासूम बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और यही वजह रहती है कि जैसा बैलगाड़ी वाला कहता है वैसा वह करते जाते हैं। और इस टाइप की और भी इंसिडेंट उस मासूम बच्चे के साथ पहले घटित हो चुके थे और यही वजह थी कि उसने अपने मन में विचार बना लिया था, ठान लिया था कि जो परेशानी का सामना मैं कर रहा हूँ उस परेशानी का सामना मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरी समाज ना करे। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ अलग करके जाना है। और यही वजह रहती है कि उसने जितनी भी ठोकरें इस टाइप की खाई हैं उनसे उसने सीख ली है और एक दिन आज पूरे विश्व में वो नाम रोशन किया है। आज पूरे विश्व में उनकी पहचान है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनकी समाज को उनके नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने भारत के हर एक नागरिक को अपने अधिकार को जानने का अधिकार दिया। उस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने जीवन में काफी संघर्ष देखा है, काफी ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जिसका हर कोई नहीं कर पाता है। और भी कई व्यक्ति थे उस समाज के, और भी कई लीडर्स थे, लेकिन किसी ने भी इस तरीके की परेशानी का सामना नहीं किया और किसी ने भी नहीं सोचा कि मेरी समाज को आगे चल के इस समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए कोई तो काम किया जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बारे में सोचा और उन्होंने इसी वजह से अपनी मेहनत और अपने संघर्ष के दम पर आज इतनी समाज को इस लायक बनाया है कि वह हर एक व्यक्ति से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल सके और हर एक व्यक्ति को अपने बगल में बैठने का अधिकार दिलाया उन्होंने अपने समाज के लोगों को। दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अराउंड द पीपल्स में और मैं हूं आपके साथ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक जगह पड़ती है महू। यहाँ पर रामजी सतपाल अपनी वाइफ भीमाबाई के साथ रह रहे थे। बेसिकली ये जो परिवार है वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावाला गांव के रहने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उनकी जॉब थी जो है मिलिट्री में, यही वजह थी कि वह यहाँ पर रह रहे थे। बेसिकली इस फैमिली को 14 बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 ही जीवित रह पाते हैं और उन 5 में से एक होते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था तब इंडिया पर ब्रिटिश शासन था और उनके जो पिताजी थे रामजी सतपाल, वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार की पोस्ट पर जॉब कर रहे थे। 1894 में रामजी सतपाल के द्वारा सेना से रिटायरमेंट ले लिया जाता है और उसके बाद ये परिवार सतारा महाराष्ट्र चला जाता है, वहीं पर रहने लगते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे ही 5 साल के होते हैं उनके परिवार को उनकी पढ़ाई की चिंता सताने लगती है। पिताजी की लाख कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। क्यों? सवाल वही, क्यों? क्योंकि वह नीची जाति यानी कि दलित समाज के थे। परेशान हो चुका था परिवार, क्योंकि उस टाइम पर लोग चाहते ही नहीं थे कि दलित समाज, नीति समाज ऊपर चल के कुछ करे, वो पढ़ाई करे, वो आगे बढ़े। वो सिर्फ यही चाहते थे कि मेहनत मजदूरी करे।
और यही वजह थी कोई भी इंसान अपने स्कूल में उनको लेने के लिए तैयार नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एडमिशन को लेकर एक दिन पिताश्री रामजी सकपाल कर्नाक्यूलर स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं, उन्हें अपनी आप बीती बताते हैं। ये सब सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब को उन पर दया आ जाती है और वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने स्कूल में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें मानने के बाद ही डॉक्टर साहब को उस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। दोस्तों, उनकी पहली शर्त होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैठने के लिए जो टाट फट्टी होती है वह अपने घर से लेकर आना होगा। उनकी दूसरी शर्त होती है कि डॉक्टर साहब को दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई करनी होगी, बाकी बच्चों के साथ वह अंदर बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते। और तीसरी और अंतिम शर्त उनकी ये होती है कि किसी बच्चे को छूने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव, मतलब क्या था उस टाइम पर, लोगों की क्या सोच थी। लेकिन डॉक्टर साहब के पिताजी रामजी सकपाल ने हर शर्त मानने को तैयार थे, क्योंकि वह चाहते थे केवल मेरा बेटा स्टडी करे, मुझे कोई परवाह नहीं थी। क्योंकि अगर जहाँ वह रह रहे होते हैं या फिर अदर समाज में, उन्हें समस्या का सामना तो करना ही पड़ता। सारी शर्त वह मान लेते। डॉक्टर साहब का एडमिशन हो जाता है, वह स्कूल जाने लगते। काफ़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है इस दौरान, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। और उन्होंने यही वजह रहती है कि आज पूरे विश्व में उन्हें सम्मानीय माना जाता है, पूरे विश्व में उन्हें पूजा की जाती है, उनकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। अगर वह उस टाइम पर मेहनत नहीं करते तो मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पर उनकी स्टोरी नहीं बता पा रहे होते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि उस टाइम पर दबकर बैठ गए थे। भाई अकेले बाबा साहब निकल कर भाई आ रहे हैं समाज के लिए, उन्होंने समाज के लिए ऐसा करके दिया कि आज उनके सम्मान के साथ जी रहा है, सम्मान के साथ हर एक क्षेत्र में वह आगे बढ़ रहा है। क्योंकि नहीं तो इंडिया के जो बड़ी जात के लोग थे वो तो यही चाहते थे कि भाई नीची जात के अपना वही मेहनत मजदूरी करे और आगे चलता रहे। लेकिन बाबा साहब की बदौलत आज आप सब लोग यहाँ पर सम्मान से जी रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब के जीवन में मात्र 16 साल की उम्र एक परिवर्तन आता है जब उनकी शादी रमाबाई के साथ कर दी जाती है। दोनों नादान होते हैं। 16 साल कोई उम्र नहीं होती है, 16 साल में बच्चे नादान होते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो उस समय ही ऐसा था कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है। जिस टाइम पर रमाबाई की शादी हुई थी उस टाइम पर उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और दिसंबर 1912 में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी और रमाबाई को एक संतान का जन्म होता है जिसका नाम यशवंत राव रखा जाता है। घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए, ना चाहते हुए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नौकरी करनी पड़ी। पिताजी की लाख मना करने के बाद भी वह अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और सेना में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं, जहां उन्हें पहली पोस्टिंग बड़ौदा राज्य में मिलती है। अब वे काफी खुश थे क्योंकि वह अपने सपने की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। दोस्तों, एक तरफ जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपनी नौकरी से काफी खुश थे क्योंकि उनका सपना साकार होने जा रहा था, दूसरी ओर उन्हें अपने पिताजी की गंभीर बीमारी का खत मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नौकरी करते हुए मात्र 11 दिन ही हुए थे और उसके बाद उन्हें अपने पिताजी की गंभीर बीमारी का खत मिलता है, जिसके बाद वह काफ़ी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वह लीव के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनकी लीव की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था और वह जॉब छोड़कर अपने पिताजी के पास चले जाते हैं। रात दिन एक कर पिताजी की सेवा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किस्मत में कुछ और ही लिखा था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये सब करने का कोई फायदा नहीं होता है। इन सब के बाद भी वह अपने पिताजी को बचा नहीं पाते। 2 फरवरी 1913 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पिताजी रामजी सकपाल का निधन हो जाता है। पिताजी के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के ऊपर आ जाती है। अब वह परेशान रहने लगते हैं क्योंकि वह नौकरी पहले ही छोड़ चुके होते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर क्या करें और क्या ना करें। इसी बीच उन्हें कहीं से पता चलता है कि बड़ौदा के महाराज स्कॉलरशिप देकर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेज रहे हैं और डॉक्टर साहब उसके द्वारा अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। 21 जून 1913 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूएसए चले जाते हैं और वहां जाकर अपना एडमिशन करवा लेते हैं और वहां पर स्टडी करने लगते हैं। अच्छा, जब वह यूएसए में रह रहे होते हैं तब उनके पास एक प्लस पॉइंट यह होता है कि उन्हें वहां पर इंडिया जैसी जात पात की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहां पर वह आज़ाद होते हैं, वह जो चाहे कर सकते हैं, वह जैसे चाहे जी सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था क्योंकि वहां पर ये सब कोई मायने नहीं रखता था।
धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और वर्ष 1917 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इंडिया रिटर्न आ जाते हैं और एक सम्मानजनक नौकरी की तलाश करने लगते हैं। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि बम्बई के सिडेर कॉलेज एवं इकोनॉमिक्स में एक लेक्चरर की वैकेंसी थी। डॉक्टर साहब के द्वारा उसमें अप्लाई किया जाता है और उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है। 11 अक्टूबर 1918 को डॉक्टर साहब ने इस कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नौकरी करना स्टार्ट किया, जिसके बदले में उन्हें 450 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी। और धीरे धीरे समय और भी आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि समय उन्हें बाहर लेकर जाना चाहता था जहाँ के लिए वह बने थे, जहाँ के लिए उनका जन्म हुआ था। जुलाई 1920 में कानून एवं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लंदन चले जाते हैं। जब वह लंदन में रह रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये उनको लगातार पढ़ते हुए देखकर एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि आप आराम क्यों नहीं करते। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें प्यारा सा जवाब दिया था कि मेरे पास ना तो पैसा है, ना मेरे पास खाना है और ना ही मेरे पास सोने का समय है। मेरे पास अगर कुछ है तो ये किताबें, जिनके जरिए मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। अब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर चुके थे और इसी के साथ उन्होंने एमएससी डीएससी लंदन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया था और भी कई कानून की डिग्रियां उन्होंने यहाँ से प्राप्त करी थी। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वापस इंडिया आ जाते हैं। जुलाई 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बम्बई उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही वह इंडिया आते हैं, उनको जात पात की बीमारी फिर देखने को मिलती है। जब वह वकील के रूप में कार्य करते हैं, तब भी उन्हें इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें केवल वही केस मिलते थे जो कि नीचे जात दलित समाज के होते थे। अन्य कोई उनसे अपना केस लड़वाना नहीं चाहता। इसी दौरान उनके लिए एक प्लस पॉइंट तब होता है जब उनको एक मानहानि का केस मिलता है और उस केस में वह पूरी मेहनत करते हैं और उन्हें उस केस में जीत हासिल मिलती है। यहाँ से दलित समाज के जो लोग थे उन्हें अपना नेता मानने लगे और वह समझ गए थे कि अगर जात पात की बीमारी से उन्हें कोई मिजाज दिला सकता है तो वो केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं और वह अपने आप को उनके हवाले कर दिए। समाज का नेता, समाज का युवा वर्ग, उन्हें हर तरीके के लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे थे। अब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लोगों में अपनी अलग छवि बना ली थी और इसी दौरान उन्होंने दलितों के विकास के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए बहिष्कृत हित कहानी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को करी और प्रसिद्ध हिंदू गुजराती वकील सर चमनलाल हीरा सीतलवाल को इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद ये संस्था महाराष्ट्र के सभी प्रांत थे उनमें सम्मेलनों का आयोजन करने लगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का राजनीति में जो करियर स्टार्ट हुआ था वह 1926 में हुआ था और 1956 तक वह राजनीति के कई विभिन्न पदों पर विराजमान रहे। दिसंबर 1926 में बम्बई के गवर्नर ने उन्हें बम्बई विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पद पर वह 1936 तक मौजूद रहे थे और इसी तरीके से उनका जो कार्यकाल था वह आगे बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कभी भी अपने आप को जो है नीची जात का नहीं समझते थे। वो ये मानते थे कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो समाज और मैं, मेरा परिवार सब आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी दौरान उन्हें जो है 1935 में सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। इस पद पर वह 2 साल तक विराजमान रहते हैं और इसी साल उन पर एक दुख का पहाड़ तब टूट जाता है जबकि 27 मई 1935 को उनकी वाइफ यानी कि रमाबाई की एक लंबी बीमारी के कारण डेथ हो जाती है। दोस्तों, रमाबाई अपनी डेथ से पहले जो है पंढरपुर तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हें उन तीर्थ यात्रा पर जाने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे किसी भी ऐसे तीर्थ यात्रा पर जाना जहां पर अछूतों की तरह उनसे व्यवहार किया जाए। यही वजह थी कि वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तीर्थ यात्रा पर वह जाए। दोस्तों, इस तरीके से डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और संघर्ष की कहानी और भी आगे बढ़ती चली जाती है। इसी कड़ी में वर्ष 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जाती है अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और 1937 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में इस पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल करी। 1952 के
चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे उत्तर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस प्रत्याशी नारायण काजोलकर से। 1954 के लोकसभा के उपचुनाव में एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने फिर से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी उन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस की सरकार बनी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को देश के पहले न्याय एवं कानून मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की जो समिति बनी थी उसकी मसौदा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कम से कम 60 देशों के संविधान को स्टडी करा था और उन्हें संविधान का अच्छा खासा नॉलेज था, और यही वजह रहती है कि उन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया है, उस संविधान में भारत के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया है, हर एक नागरिक को एक विशेष अधिकार दिया गया है और सभी के लिए इसमें जो है कार्य अपना अपना अधिकार दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था, उस संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। उसके बाद संपूर्ण भारत में उसे लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो मानना था कि संविधान का जो सही उपयोग करेगा उसके लिए संविधान सही है, लेकिन इस संविधान का जो गलत उपयोग करेगा, संविधान की धाराओं का जो गलत उपयोग करेगा, उसके लिए संविधान बहुत गलत है। दोस्तों, अभी हाल ही में हम कुछ ऐसे मामले देखते हैं जहां पर संविधान की जो आर्टिकल्स हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसमें संविधान की कोई गलती नहीं है, इसमें लोगों की गलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, वो भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार देता है, लेकिन आजकल का जो नागरिक है वो नागरिक एक ऐसा हैवान बनता जा रहा है कि जो संविधान है उसका भी गलत उपयोग करता है और लोगों को परेशान किया जाता है। दोस्तों, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके लिए कानून बना है, लेकिन अगर आपके साथ गलत नहीं हुआ है तो किसी को बेवजह परेशान करना अपनी जो है नागरिकता को कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से जो है प्रताड़ित करना कह सकते हैं आप इसको, कि भाई आपको भी अशोभनीय है, देश के लिए भी अशोभनीय है। आज जो कहानी हमने बताई है वो ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी सारे जीवन की मेहनत से आपको संविधान लाकर दिया था, और आप जैसे व्यक्ति अगर संविधान का गलत उपयोग करेंगे, आज इंडिया में हर एक व्यक्ति एजुकेटेड है और एजुकेटेड लोग ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या मतलब है एजुकेशन का। इससे अच्छा तो वही जमाना था जब संविधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, जब लोगों की दबंगई चलती थी और जो गरीब और जो मासूम लोग रहते थे जो वो दबे हुए रहते थे। संविधान का निर्माण की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ है तो आप उसका सदुपयोग करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन जनता के लिए निछावर कर दिया था और जब अंतिम दिन आते हैं तो वह बहुत बीमार रहते हैं। वर्ष 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मधुमेह नाम की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। 1956 तक यह बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और इसी दौरान 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो जाता है और 7 दिसंबर 1956 को मुंबई के दादर चौपाटी पर उनका अंतिम संस्कार बौद्ध शैली में किया जाता है। इस अंतिम संस्कार में देश के काफी लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन एक ऐसा महान व्यक्ति भारत से जा चुका था जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था और ना ही कोई आज तक कर पाया है। दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है कि आप जो संविधान बाबा साहब ने कहा है उसके अकॉर्डिंग चलें, कानून का पालन करें, लोगों की मदद करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।